नमस्कार। आज हम 12वीं फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको आज 12वीं फिजिक्स की पूरी बुक का ओवरव्यू देता हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम 12वीं फिजिक्स में आखिर पढ़ना क्या चाहते हैं। 12वीं फिजिक्स में कुल 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर में से 10 चैप्टर प्राचीन भौतिकी के हैं और 7 चैप्टर अत्याधुनिक भौतिकी के हैं। ये कुल हो गए 17 चैप्टर। इन 17 चैप्टर में 10 प्राचीन भौतिकी के, जिसमें से 6 चैप्टर हम स्थिर वैद्युतिकी से पढ़ेंगे और 3 चैप्टर चुंबकत्व से और 1 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का। 7 चैप्टर अत्याधुनिक भौतिकी के हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी के, मतलब ऑप्टिक्स के, 1 चैप्टर प्रकाश की प्रकृति, 1 चैप्टर परमाणु भौतिकी, 1 नाभिकीय भौतिकी, 1 अर्धचालक युक्तियां या इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलेंगे, और 1 विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो पहले 9 चैप्टर का कंप्लीट इसके अंदर आपको सार मिलेगा कि हम विद्युत और चुंबक से तरंगे किस प्रकार बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरव्यू कि हम हर चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणधर्म पढ़ेंगे, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। मतलब बेसिक हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम आवेश का ज्ञान लें, आवेश क्या होता है। उसके बाद हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम के नियम में हम सदिश रूप और अदिश रूप दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत क्षेत्र, ये चीजें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 चैप्टर छोटा है, जिसके अंदर हम गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। यहाँ गाउस के नियम के बाद में उसके 6 अनुप्रयोग हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन अनुप्रयोगों से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि किसी भी गोले से या चकती से या फिर चालक और अचालक शीट से हम विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे, ये सब गाउस के नियम के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आपका आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव के अंदर बेसिक चीज पढ़ेंगे विभवांतर। हम ये देखेंगे बाद में कि विद्युत विभव कुछ नहीं होता, होता क्या है, विभवांतर होता है एक्चुअल के अंदर। और उसके बाद में सम विभव पृष्ठ पढ़ेंगे और कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे छोटी छोटी, ये भी चैप्टर बहुत छोटा है। उसके बाद पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, हम कहते हैं पंखे के अंदर कंडेंसर खराब हो गया, वो कंडेंसर क्या होता है, हकीकत के अंदर वो कंडेंसर नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है। ये क्या करता है, ये ऊर्जा को संचित करता है, मतलब आवेशों को संचित करता है। ये संधारित्र के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार और संधारित्र में ऊर्जा तथा ऊर्जा हानि, और एक तो टॉपिक और आएंगे। ये चैप्टर भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ये भी एक छोटा ही चैप्टर है। उसके बाद में चौथा चैप्टर, सॉरी पांचवें चैप्टर के अंदर हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर ओम का नियम, जो 10th क्लास में पढ़ गए थे, उसका निगमन पढ़ेंगे। निगमन का मतलब वो आया कहाँ से और वो कहाँ कहाँ काम आता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक युक्तियों के अंदर, सभी विद्युत चालन युक्तियों के अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सभी युक्तियों के अंदर ओम का नियम लागू हो। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बैटरी का संयोजन, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधों का संयोजन, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 आएगा विद्युत परिपथ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर आएगा आपके पूरा का पूरा। इसके अंदर किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ के 2 नियम हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर 2 चीज और पढ़नी है, मीटर सेतु और विभवमापी और इसके अनुप्रयोग। विभवमापी के अनुप्रयोग से आपके एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कंफर्म आएगा, और वो आएगा आपके डायग्राम बनाने का। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी तार के अंदर यदि विद्युत बहती है तो क्या उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं होता। और इसके ऊपर पढ़ेंगे हम बायो सावर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। फिर पढ़ेंगे हम साइक्लोट्रॉन, एक ऐसी युक्ति जो हमें ये नॉलेज कराएगी कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को गतिशील करते हैं तो क्या उससे चुंबकीय प्रभाव बनता है या नहीं बनता। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एमीटर, वोल्टमीटर। एमीटर क्या काम आता है, वोल्टमीटर क्या काम आता है और ये कैसे बनते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे एम्पियर का नियम।
एम्पियर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर 2 या 3 अनुप्रयोग दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, वहां से एक क्वेश्चन आता है हर साल। उसके बाद में चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से आवेश गतिशील हो सकता है। इसके आधार पर पढ़ेंगे फैराडे का नियम, लेंज का नियम, स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और 1-2 टॉपिक और है इसके अंदर। ये चैप्टर बहुत छोटा है। उसके बाद पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हार्ड चैप्टर आपकी बुक का, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों के अंदर आती है, जिससे हम हमारे विद्युत उपकरण चलाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान और प्रत्यावर्ती परिपथ। एल आर का मतलब क्या है, एल का मतलब है स्वप्रेरकत्व और आर का मतलब प्रतिरोध, सी कैपेसिटेंस धारिता, आर का मतलब प्रतिरोध और एलसीआर परिपथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के हिसाब से। और लास्ट में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके अंदर आपको 1 से लेके 13 तक, मान लो 13 टॉपिक हैं तो आपको 13 के 13 टॉपिक कंप्लीट आने चाहिए, वरना यह चैप्टर आपसे हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, फिर आते हैं हम अत्याधुनिक भौतिकी में किरण प्रकाशिकी, पहला चैप्टर 11वां, परावर्तन अपवर्तन, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। फिर दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, गोलीय दर्पण, सूक्ष्मदर्शी आदि चीजें, मतलब प्रकाशिकी से संबंधित सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ के आएंगे। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 12, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण के रूप में ही नहीं चलता, वो तरंग के रूप में भी चलता है और इसके आधार पर हाइगेन ने अपना सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद में प्रकाश के व्यक्तीकरण और विवर्तन, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ध्रुवण। व्यक्तीकरण और विवर्तन से एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर साल आता है आपकी फिजिक्स 12th के पेपर में। उसके बाद चैप्टर नंबर 13, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंग। ये सारा चैप्टर आइंस्टाइन के नियम के आधार पर चलता है। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सिर्फ तरंग के आधार पर नहीं चलती, वो द्रव्य तरंगें भी हैं, मतलब वो एक तरीके से कण के रूप में भी व्यवहार करती हैं। और इसी चैप्टर के ऊपर ये पूरा, इसी सिद्धांत के ऊपर ये पूरा चैप्टर आधारित है। और इसके बाद में हम आइंस्टाइन का सिद्धांत पढ़ेंगे, डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पढ़ेंगे और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हर साल एक न्यूमेरिकल आता है और परिभाषाएं पूछी जाती है। फिर आता है चैप्टर नंबर 14, परमाणुकीय भौतिकी। परमाणुकीय भौतिकी में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसका बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके अंदर ये छोटा सा चैप्टर है, परंतु इसके अंदर डेरिवेशन बहुत है और उन डेरिवेशन को हमें बहुत ढंग से पढ़ना है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 15, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, परंतु ये चैप्टर आसान है। इसके अंदर हम नाभिक का आकार पढ़ेंगे, द्रव्यमान स्थितियां, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अल्फा बीटा कांड, रदरफोर्ड सोडी का नियम, परमाणु भट्टी और परमाणु बम। परमाणु बम हम पढ़ेंगे, आप बनाएंगे नहीं अपने घर पर, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी एक 20 पेज का छोटा सा चैप्टर है आपकी बुक में, परंतु ये चैप्टर जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इसके ऊपर एक पूरी बुक है, मतलब एक पूरी बुक को एक 20 चैप्टर के छोटे से भाग में समेट दिया गया है। इसलिए इसे हमें ऐसे पढ़ना है कि हम इसके 20 पेज नहीं पढ़ेंगे, हम एक बुक के आधार पर पढ़ेंगे इसको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्धचालक, अर्धचालक युक्तियां, पीएन डायोड, ट्रांजिस्टर, विशिष्ट डायोड, ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास और तार्किक द्वार। यहाँ से हर साल एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि विद्युत और चुंबक के प्रभाव से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनके गुण क्या है। फिर उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब हमने पढ़ा था विबग्योर, बेनिया पिनाला, उसमें से कुछ लाइट हमें दिखती है, कुछ हमें नहीं दिखती, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी की सभी तरंगे हमें दिखे।
तो स्पेक्ट्रम के आधार पर हमें पता चलता है कि हम कौन सी तरंग को देख सकते हैं। जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है उसको हम देख सकते हैं, बाकी को हम नहीं देख सकते। ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तरंग संचरण के प्रकार, तरंग संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर तरंग कितने प्रकार से भेजा जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है मॉड्यूलन। मॉड्यूलन का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम हर तरंग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकें, उसको भेजने के लिए कोई ना कोई साधन की आवश्यकता होती है, उसी साधन को मॉड्यूलन बोलते हैं। और मॉड्यूलन की क्या आवश्यकता है ये चीज देखेंगे। और लास्ट में आता है नैनो तकनीक। ये है आपके कंप्लीट 17 चैप्टर। थैंक यू।